नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। 3 केंद्रीय कानूनों के विरोध में नवंबर से हजारों कहलाते किसान दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाओं और इन राज्यों के राजमार्गों पर डेरा डाले हुए हैं। इन मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियां प्रभावित हुई है और कई बिंदुओं पर यातायात को डाइवर्ट भी किया गया है, जिससे यात्रियों की यात्रा के समय में उल्लेखनीय वृद्धि भी हुई है। अब देखा जाए तो पीठ मोनिका अग्रवाल की उस शिकायत पर विचार कर रही है कि लगातार सड़क अवरुद्ध होने के कारण, विरोध प्रदर्शन के कारण उन्हें नोएडा से दिल्ली यात्रा करने में 20 मिनट के बजाय लगभग अब 2 घंटे का समय लग रहा है। एक आईटी कंपनी में काम करने वाली मोनिका ने अपनी याचिका में ये कहा कि उन्हें काम करने के लिए दिल्ली और नोएडा के बीच आने जाने की जरूरत है, लेकिन यात्रा का समय उनके लिए एक बुरा सपना बन गया है। अब बात करें तो 23 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह सुनिश्चित करना केंद्र और राज्यों की जिम्मेदारी है कि आंदोलनकारी सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध न करें। कोर्ट ने सड़कों को अवरुद्ध कर किसानों के प्रदर्शन को गंभीरता से लेते हुए कहा था कि केंद्र और राज्यों को समन्वय कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि विरोध प्रदर्शन जारी है तो यातायात में किसी भी तरह का व्यवधान न आए, ताकि लोगों के आने जाने में परेशानी न हो और उन्हें कोई असुविधा न हो। और यही बात करें तो आज भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त टिप्पणी भी की है और ये बेहद जरूरी भी था। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ प्रकाश कापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ ज्योति अमीन भी हमारे साथ जुड़ चुकी है और भाजपा की ओर से शैलेश परमार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। शैलेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। आखिरकार आम जनता को लग रहा है कि अब उनकी शायद परेशानी का अंत आ जाएगा, क्योंकि हम देख रहे थे कि जिस हिसाब से किसान आंदोलन के नाम पर जो चक्का जाम किया जा रहा था, जिसकी वजह से जनता जो है काफी परेशान हो गई है। और खास तौर पर अगर हम बात करें गाजीपुर बॉर्डर की, खास करके हम बात करें कि जो नोएडा और दिल्ली को कनेक्ट कर रही है, उस जगह पर चक्का जाम की वजह से लोगों को काफी जो है परेशानियां भी भुगतनी पड़ी। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं नौकरी छोड़ दिया, नौकरी उन्हें गंवानी भी पड़ी, क्योंकि समय मर्यादा काफी बढ़ जाती थी नोएडा से दिल्ली जाने के लिए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट जो है कह दिया है कि आम लोगों को आवाजाही का अधिकार है, कोई उससे अविरुद्ध नहीं कर सकता। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत बहुत अभिनंदन है कि आपने ये जो कहलाते किसान जो दिल्ली को बांध में रखे थे उसके बारे में डिबेट की है। जल्पा जी, आपको और के न्यूज के दर्शकों को और के न्यूज के पूरी टीम को अभिनंदन। ये हमारे संविधान में सबको आंदोलन का अधिकार है, सबको उसकी जो उसको जो चाहिए कि ये कर्मचारी है, किसान है, व्यापारी है, कोई सामाजिक संगठन है, उसकी जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं होती, या तो कुछ पूरी हुई है, आधी नहीं होती। तो सबको ये गांधी का देश है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश है, ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे संविधान निर्माता का देश है। इसीलिए सभी को संविधान में ये हक दिया है कि आंदोलन करना चाहिए। मगर आंदोलन कैसे होता है, आंदोलन किस तरह से होता है, हमने देखा है। सभी आंदोलन के हम साक्षी हुए हैं, साक्षी रहे, मगर ये आंदोलन ने तो लाल किले को रक्त रंजित किया था, लाल कर दिया था। ये आंदोलन किसानों ने शुरू किया, किसानों ने अपनी डिमांड रख के शुरू किया। बाद में ये आंदोलन को हाईजैक किसने किया? देश विरोधी जो तत्व है, हमारे लोकशाही के लोकतंत्र के विरोधी जो लोग हैं, उन्होंने इसको हाईजैक किया। किसान तो आंदोलन थोड़े दिन के लिए करके चले गए। मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं मिल मालिक का बेटा नहीं हूं। मेरे मम्मी पापा, मेरे फादर मदर भी अभी खेत में हैं। जो किसान है, असली किसान है, ओरिजिनल जो किसान है, वो अभी खेत में है। और इतने महीनों से ये कहलाते किसान और कहलाते किसान संगठन के किसान नेता, ये सब उनकी दुकानें चलवाने के लिए कभी गुजरात, कभी हरियाणा, कभी मध्य प्रदेश, कभी पंजाब को बांध में लेते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। और मैं सुप्रीम कोर्ट तो बहुत मानता हूं और मानना भी चाहिए। हमारे संविधान में सबसे ऊपर कोई है
है तो सुप्रीम कोर्ट है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने जो चुकादा दिया है, उन्होंने जो बोला है, मैं उनके साथ सभी तरह से सहमत भी हूं। और किसी का व्यापार में तकलीफ होना, ट्रैफिक में तकलीफ करना, और ट्रांसपोर्टेशन की जो वो हाई वो कर देना, सब ये अच्छी बात नहीं है। ये ट्रैफिक जाम करना, किसी को, अच्छे आदमी को आवन जावन में प्रॉब्लम करना। मैं भी जलपा जी 4-5 दिन पहले अमित शाह के आगेवानी में सहकार सम्मेलन था, तो मैं गया था। तो सहकार सम्मेलन में पहुंच तो गए, मगर एयरपोर्ट से इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम पहुंचने में हमें 3-4 घंटा लग गया। ये इसलिए लगा कि इन्होंने ट्रैफिक जाम किया हुआ था, कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम होता था। ये अच्छी बात नहीं है, इसीलिए नहीं, आप आंदोलन कीजिए, आपकी मांगे हैं तो उसको सरकार की तरफ रखिए, आपका अधिकार है, मगर आंदोलन का भी कुछ तरीका होना चाहिए। ये जो स्वतंत्र दिन था, तब जो लाल किले पर जो हमला हुआ, जो लाल किले का दृश्य हम देखते हैं तो हम सोचते हैं ये हमारा भारत है, ऐसे किसान है, मगर ये किसान लोग नहीं थे। किसान के रूप में बहुरूपीय थे, किसान तो खेत में है, अभी बारिश हुई है तो किसान के पास टाइम नहीं है। मगर मैं स्वागत करता हूँ आपका, और मैं स्वागत करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के इस चुकादे का। जी बिल्कुल, आपकी ओर आना चाहूंगी ज्योति जी। ये पहली बार नहीं है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की हो, लेकिन इससे पहले भी उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको अपनी जो बात है वो रखने का अधिकार है, आपको आंदोलन करने का अधिकार है, अगर कोई चीज आपको गलत लग रही है आपको विरोध करने का भी अधिकार है, लेकिन साथ में ही ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इससे तीसरी कोई व्यक्ति परेशान ना हो, यानी कि आम जनता परेशान ना हो। और इसी वजह से आज फिर से उन्हें एक बार टिप्पणी करनी पड़ी। जरूर जलपा, अब इसमें दूसरा पहलू भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पिछली बार जब कड़ी टिप्पणी की थी तब, कि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है कि इन मसलों का जल्दी से हल लाया जाए, क्योंकि जब हजारों किसान स्वयंभू होते हैं ना, तब इस तरह उनको लाठीचार्ज करके इस तरह से नहीं खदेड़ सकते, क्योंकि फिर बहुत पैमाने पे आंदोलन फैल जाता है। और ये सत्तारूढ़ पार्टी की खासियत रही है कि जो भी उनके विरोध में बोले तो वो देशद्रोही होता है, या मतलब उनके विरुद्ध में आजकल भाजपा का वो चलन चल रहा है कि भाजपा ही राष्ट्र है, उनका विरोध मतलब राष्ट्र का विरोध। इसमें थोड़ा भेद समझना पड़ेगा। जब ये किसान आंदोलन लाया, मतलब ये कानून लाए गए पिछले साल, तो उनको जरूरत थी कि पहले चर्चा की जाती, ये थोप दिए गए हैं, और ये किसानों के कितने हित में है वो किसान ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उनको इनका साइड इफेक्ट भी मालूम है, इसीलिए आंदोलन है। और रही बात ये रोड जाम करने की, तो वो मैं आपसे एग्री करती हूँ, सुप्रीम कोर्ट से भी एग्री करती हूँ कि इस तरह नाक दबाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब सोचिए कि क्या ये वो जमाना है वो गांधी वाला कि आप अहिंसा, मतलब एक कोने में आप आंदोलन कर रहे हो, और जब इतना चक्का जाम होने के बाद भी आज 10 महीने हो गए कोई सरकार उसको सुन नहीं रही है या उस मसलों पे कुछ स्टैंड नहीं ले रही है, तो क्या आपको लगेगा कि वो उसके बाद में भी जब शांति से करेंगे या किसी मैदान में बैठे रहेंगे तो उनकी बात सुनी जाएगी? कई सरकारों ने ये वादे किए थे, एक कृषि जो निष्णात थे उनकी भी सलाह ली गई थी, लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये भी है, ईगो पर आ गया है। यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा है कि नहीं, हमारे जो राज्य है या मेरा जो एरिया है वहां पर मैं नेता कहलाता हूँ, अगर ये कृषि कानून में हमें क्यों नहीं पूछा गया है, कि ये ईगो की भी बात हो गई है और कुछ उन्हें है। क्योंकि इसका ही उदाहरण आज सुप्रीम कोर्ट में भी हमें देखने को मिला, जब सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं की तरफ से यानी किसान संगठन की तरफ से गए हुए कहते हैं कि किसान महापंचायत है, ये उनसे अलग है, यानी कि जो चक्का जाम करके जो हम विविध स्तर पर देखते हैं, ये सारे संगठन जो है वो उनसे हम कुछ अलग है और हम हमारे हिसाब से प्रदर्शन करना चाहते हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर जो है उनसे हम अलग है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के हम पक्ष में हैं। उन्होंने ये भी मांगनी की कि उन्हें जंतर मंतर पर 200 लोगों की परमिशन के साथ वहां पर
आंदोलन किए मतलब करने की परमिशन दी जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि आपको पहले तो ये एफिडेविट देना होगा कि आप उन किसानों से अलग हैं जिन्होंने हाईवेज को जाम करके रखा है, और इसके लिए सोमवार तक का वक्त भी दिया गया है। यानी ये जो आपसी मतलब समझ में नहीं आता है कि क्या हर संगठन या हर नेता उठकर आएगा सरकार के सामने और प्रदर्शन के लिए लोगों को परेशान करेगा, क्या ये एक और अपनी बात नहीं रख सकते? क्योंकि हम कई बार देखे हैं कि सरकार जब मीटिंग में बुलाती है तो कई नेता पीठ घुमा के बैठ जाते हैं, वहां पर बोलते नहीं हैं और फिर बाहर आके बोलते हैं कि सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और कुछ नेता है उन्हें बस ऐसा है कि बस हम जो बोले वही सरकार करे। अब जो है वो गुटशाही तो चलेगी नहीं। जरूर उसके लिए एक्चुअली किसानों को पहले एक अपना सर्वमान्य नेता चुनना होगा जो उनकी ओर से जाके बात करे। आपकी बात बिल्कुल सही है कि अभी गुट में बटे हुए हैं, कौन सरकार से बात करेगा या कौन इसकी लीडरशिप ले रहा है। एक तो टिकैत का नाम सामने आ रहा है और लेकिन दूसरे कई छोटे मोटे हैं। लेकिन अभी एक्चुअली जहां बात है वो पहले मंत्री श्री ने ये कह के बात बिगाड़ दी कि चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे सालों तक बैठे रहो, कानून तो नहीं बदलेगा। तो इस तरह का अड़ियल रवैया भी सरकार की ओर से नहीं होना चाहिए। ये एक बात होती है जल्पा की जो भी सत्तारूढ़ पार्टी होती है ना, कोई भी पार्टी, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, तो कुछ निर्णय जब जरूरी होते हैं कि जल्दी से लिए जाए तब वो टालम टोल में सालों निकालती है और कुछ कानून इतनी जल्दी जल्दी मतलब लागू कर दिए जाते हैं कि लोगों को मतलब उसके लोग क्या सरकार भी उसके जो साइड इफेक्ट्स है या एक दीर्घ उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा उसके बारे में भी सर्वे नहीं करते हैं। कई कानून ऐसे हैं जो यूपीए सरकार में भी हुए, ये भाजपा सरकार में भी हो रहे हैं। उन्हीं में से एक कानून ये कृषि कायदे हैं। आप पहले कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें जो है ना कायदे जब बनाए जाते हैं तो दो तरह से होते हैं इसमें कि कुछ तो अपनी मतलब फंड रेजर के फायदे के लिए जब जल्दी जल्दी मचा दी जाती है, या फिर अपनी वोट बैंक को संभालने के लिए कुछ कायदे कानून लागू कर दिए जाते हैं। उसमें खास करके ये रिजर्वेशन के कानून, उसमें बढ़ोतरी कटौती तो कोई करेगा नहीं, जनरली बढ़ोतरी या इंस्टीट्यूट्स में उनका वो करना, तो ये वोट बैंक के लिए होता है। कुछ फंड रेजर कंपनीज के लिए होते हैं जो कानून। तो ये कृषि कायदे हैं। अब मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि अभी आप देख लो एपीएमसी की इस साल की रिपोर्ट, आर्थिक रिपोर्ट आप देखो, सारी एपीएमसी अब खस्ता हालत हो चली है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये किसानों का मुद्दा भी सही है। हालांकि गुजरात में क्या है कि जो एपीएमसी है लगभग हर एक में भाजपा के कार्यकर्ता ही बैठे हुए हैं, तो वो बोलेंगे नहीं, लेकिन रिपोर्ट्स बोलती हैं। और लेकिन इससे अगर विपरीत बात करें तो कहीं ना कहीं बात ये भी आ रही है कि अगर हम पंजाब देख ले, हरियाणा देख ले या उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर ले, तो कहीं ना कहीं जब एपीएमसी की रचना हुई थी, जब कांग्रेस काल हुआ करता था, यानी वहां पर जो लेकर बैठे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। बात तो ये भी सामने आई थी। यानी उन्हें ऐसा है कि कहीं ना कहीं अगर किसान आजाद हो गए और हमारी जो मतलब अभी गरज है ना कि नहीं एपीएमसी में ही अगर किसान को बेचना है तो इनके पास ही जाना पड़ेगा। यानी ये लोग कहेंगे नहीं एमएसपी भले तय किए, लेकिन अगर आपको इंस्टेंट बेचना है, आपको पैसे चाहिए तो आप इतने में दे दो। यानी वो जो जंजीर थी वो हटने से कुछ ना कुछ बिचौलिए भी परेशान है। मतलब एक बोखलाहट सी देखी जाती है। बात है जी नहीं, देखिए यही है कि कम्युनिकेशन गैप रह चुका है। अगर इसे ये मसले को अगर ठीक से दोनों पक्ष की बात सुनकर शायद हल करना का प्रयास हो तो ये शायद इतनी बड़ी बात भी नहीं है जो इतने महीने चले गए। प्रकाश भाई जी, प्रकाश जी आपकी और भी आना चाहूंगी इस मुद्दे पर। यहाँ पर प्रश्न ये भी उठता है, जैसे कि कहा कि यहाँ पर आपसी उनकी जो गुटबाजी है वो भी कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन है उसका कैसे निकाल आए ये नहीं चाहती। जैसे आज की बात कर लो, जहां फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक टोला मैं तो कहूंगी घुट जाता है जो कहता है कि नहीं हम तो किसान महापंचायत के हैं, हम उनसे अलग हैं। अब हमें भी आप प्रदर्शन करने के लिए आप जंतर मंतर में परमिशन दीजिए, जिसपे सुप्रीम कोर्ट को यहां तक बोलना पड़ा कि आपने शहर का गला घोट दिया है और अब आप अंदर आना चाहते हो। ये जो आंदोलन है हमारे आज़ादी के बाद हमारा
अधिकार मिला हुआ है। जैसे शैलेश भाई ने कहा कि को बहुत सारे आंदोलन फैले हुए हैं। अब ये आंदोलन जो है उसका आधुनिकरण नहीं हुआ है, पहली बात ये। जिस तरह से दूसरी चीज़ों का आधुनिकरण हुआ है, डिजिटल आंदोलन बोलते हैं या तो दूसरे कई माध्यम बदल गए। अभी पहले जो आंदोलन होते थे वो उनका प्रकार अलग था। गांधी जी ने महात्मा गांधी जी ने नमक आंदोलन किया था, वो दांडी कूच करी थी, बहुत लंबी दांडी कूच थी। अब ट्रैफिक असुविधा सबको हुई थी उस टाइम पे भी। अभी भी फिर उन्होंने दांडी कूच के नाम से अभी भी मोदी जी जो है वो यात्रा निकालते हैं। वो सही है, उनको याद करते हैं कि भाई अंग्रेजों ने जो टैक्स डाले थे वो, लेकिन गांधी जी ने नो टैक्स एजिटेशन किया था। उस टाइम पे आधुनिक वो हथियार अपनाया था महात्मा गांधी जी ने कि टैक्स भरना अंग्रेजों को बंद कर दो। तो ऐसा कुछ आंदोलन का चेंज होना चाहिए। अभी जो नेतृत्व है, सुप्रीम कोर्ट हमारी जो है वो भारत देश का सर्वोच्च न्याय मंदिर है। अगर वो किसको टिप्पणी करती है या टीका करती है तो उसका आदर भाव सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी आदर भाव कई जगह पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए नहीं भी करते, ऐसे भी किस्से देखे गए। और आंदोलन तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन आंदोलन के जो प्रमुख है वो नेतृत्व करने वाला आदमी है, टिकैत है या और कोई भी है, वो गलत हाथों में आंदोलन नहीं जाना चाहिए। उनकी मांगे किसानों की सही है, ये बात निश्चित है। हम किसानों को ये डर है कि विदेशी ताकतें, कॉरपोरेट सेक्टर हमारे इधर घुस जावे तो हमारे को जो एमएसपी मिल रहा है वो हमको नहीं मिलेगा, और हमारा खेती का जो हमारी रोजगारी है वो बड़े कॉरपोरेट सेक्टर ले जाएंगे। तो ये बात उनकी सही है कि कॉरपोरेट सेक्टर जो है उसको सरकार प्राधान्य दे रही है, वो भी गलत। लेकिन उनके पास यूनिटी नहीं होने के कारण वो आंदोलन सफल नहीं रहा है, और गुटबंदी के कारण उनको सफलता नहीं मिल रही, ये बात भी सत्य है। अब इसको जो आंदोलन को सही रास्ते पे ले जाने के लिए नेतृत्व जो है वो बदलना चाहिए किसानों को, और अपना नेता, सही नेता चुनना चाहिए। अपने जो राम मंदिर के निर्माण के लिए अडवाणी जी ने भी इतनी बड़ी पूरे देश में यात्रा निकाली थी, और भी कई आंदोलन हुए। गुजरात में अनामत आंदोलन हुआ। हम खुद अक्बर नाबूदी थी जो मुगल साम्राज्य से चलती आ रही थी, और अंग्रेजों के ज़माने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1942 में साणंद का नाका जलाया था। तो यह सब जो पहले आंदोलन हुए हैं तो उसमें जो नेतृत्व है वो एक राय का नेतृत्व होना चाहिए। किसानों में जो फूट पड़ गई है उसका जो पॉलिटिकल पार्टियां है, चाहे कांग्रेस है या दूसरी पार्टियां हैं, वो उसका उसका लाभ ले रही है। जो गैर लाभ ले रही है वो गलत है उसके लिए। और आंदोलन तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है। लेकिन अभी आंदोलन का जो मार्ग है ना वो बदलने की ज़रूरत है, ऐसा मैं मानता हूँ। उसमें कोई नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। बाकी इस तरह के आंदोलन जो द्विधाजनक होवे, कोई प्रगति में रुकावट आवे, ऐसे आंदोलन नहीं होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अभी सरकार जो टैक्स ले रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो उस पे जो रोक लगा देवे कोई आंदोलन को एक सूत्र दे करके, तो सरकार या कोई भी होवे उसको प्रजा की मांगों के आगे झुकना ही पड़ता है। लेकिन आंदोलन जो इस तरह से अहिंसा धर्म है गांधी जी का आंदोलन का, लेकिन अभी अहिंसक आंदोलन कम हो गए और उसमें हिंसा हो जाती है, वो गलत बात है। और ये गलत दिशा में कायदे, मतलब लॉ एंड ऑर्डर गलत दिशा में जा रहा है। उसको कंट्रोल करना राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों की जवाबदारी है। और सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह पर राइट है कि भाई वो जो दूसरे शहरी भी लोग हैं उनको द्विधा क्यों आवे, उनके रुकावट क्यों आवे, ट्रैफिक में रुकावट क्यों आवे। तो ये सब चीजें हैं। किसानों की मांग सही है लेकिन नेतृत्व गलत है, ऐसा मेरा मानना है। और नेतृत्व सही होगा तो आंदोलन की, किसानों का आंदोलन, जो खेत में जी सर। किसान है वो सही है कि वो कुछ नेता आंदोलन में अड़े उनकी मांग। रहेंगे कि आप कानून को वापिस ही लो, सुधारा बोल सकते हो, पर ऐसा तो अभी जमाना नहीं आया। लोकतंत्र है, कोई भी अगर 20,000 का इकट्ठा हो गया, गुट कहे नहीं आप यही करो, तो ये तो जमाना नहीं नहीं है जी। नहीं, वो तो नहीं है।
जी, यहाँ पर ये भी है कि इससे पहले भी जब चर्चा हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, अगर हम बात करें, केंद्र सरकार से स्पष्ट पूछा था कि वह राष्ट्रीय राजधानी में ये जो 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, वो लोगों द्वारा जो सड़क की नाकेबंदी है वो हटाने के लिए सरकार क्या कर रही है? ये जो सरकार है उसको जो भी निर्देश सुप्रीम कोर्ट से मिले, कई आंदोलनों में मिले, लेकिन सरकार उसको पालन करने में कहीं न कहीं निष्फलता है। कि आंदोलन को रोकने के लिए सरकार ने प्रयत्न किए हैं कि आंदोलन कुछ शांतिमय आंदोलन हो, ऐसा सरकार का प्रयास रहा है, लेकिन उसमें निष्फलता होने के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट के द्वार खटखटाए जाते हैं कि आंदोलन को सही मोड़ में ले जाना चाहिए। तो फिर भी खेती जो किसान लोग हैं वो एकजुट होकर के उसका दिशा जो है आंदोलन की वो बदलने में निष्फल रहे, ये बात हकीकत है। लेकिन उनके जो कानून में सुधार आना चाहिए उसके लिए योग्य आदमी, नेता सरकार के साथ बातचीत कर सके, ऐसा नेता इनको मिला नहीं है। इसके लिए खेडूत जो ये किसान लोग हैं ज़्यादातर परेशान है, ऐसा मैं मानता हूँ। शैलेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। सरकार को तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये जो नाकेबंदी है वो तो बिल्कुल चलाई नहीं जा सकती, इसे हटाना चाहिए। सरकार क्या करेगी? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं, और उसमें भी अगर हम आंदोलन की बात करें तो कृषि कानून से तकलीफ और किसी राज्यों को नहीं है। सिर्फ पंजाब की बात कर ले, हरियाणा या उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों की बात कर ले, और ज्यादातर बिचौलिए भी इसमें ज्यादा शामिल है जिनकी मुफ्त की मलाई जा रही है, जिन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं अब किसान आजाद हो गया तो उनकी जो तानाशाही चलती थी किसानों पर कि नहीं हमें ही बेचनी है फसल, वो अब कम हो जाएगी। जल्पा जी, मैं आपके के न्यूज के चैनल के बाजू में चल रहा जो वीडियो है सब देख रहा हूँ। यहाँ नाकाबंदी हुई है, ट्रैफिक जाम हुआ है। ये अभी मेरे भाई प्रकाश भाई बोल रहे थे कि आंदोलन अहिंसक होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर उसके ध्यान में रख के आंदोलन होना चाहिए। उसकी बात के साथ मैं सहमत हूँ। आंदोलन का अधिकार संवैधानिक है, जन्मसिद्ध अधिकार भी है, और ये जो दिल्ली शहर है उसका गला घोट दिया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इसलिए मैं ये भी मानता हूँ कि आम जनता भी परेशान हो गई। आम जनता को परेशान करना उसका अधिकार नहीं है। और मेरी बहन जी बोल रही थी, राजकीय विश्लेषक, कि किसानों के साथ बैठना चाहिए। मेरी बहन जी को पता नहीं होगा कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है तोमर जी, वो 12 टाइम किसानों के साथ बैठे हैं। और जो किसान के रूप में जो किसान आगेवान उसको बताता है, वो जो राकेश टिकैत जी है उसके साथ ही बैठते। राकेश टिकैत जी और उसकी टीम पहले अंदर कुछ और बोलती है, बाद में बाहर आके कुछ और बोलती है, किसी के साथ फोन में बार बात होती है और कुछ और बोलती है। तो उसका मतलब क्या है कि उसकी टीम कुछ गलत करना चाहती है कि आंदोलन चलाओ, जैसे भी किसान परेशान हो तो कोई बात नहीं, हमारी दुकान चलनी चाहिए, आंदोलन खत्म तो टिकट की दुकान खत्म, ऐसा मानते थे। और आपने बोला कि 3 कानून, ये मेरी बहन जी जो है उन्होंने बोला कि 3 कानून की बात, तो तीनों कानून में मुझे पता है 100% मैं एग्रीकल्चर के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ और सहकारिता के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। तो कोऑपरेटिव माध्यम से भी किसान को इसमें रोजगारी मिल रही है। एपीएमसी बंद हो जाएंगे ऐसा बोल रहे थे, तो एपीएमसी का तो नवीनीकरण हो रहा है, नए एपीएमसी बन रहे हैं, तो एपीएमसी कोई बंद नहीं हुआ है। दूसरी बात, एमएसपी खत्म हो जाएगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कल ही जारी किया, 1110 रुपया हमारे गुजरात सरकार ने जारी किया कि 1110 में मिनिमम सपोर्ट प्राइस में आप अपना जो फसल है अपनी वो बेच सकते हो, और यहाँ नहीं बेचो। पहले क्या था, एपीएमसी का राजाशाही जैसा चल रहा था कि उनकी एपीएमसी के तहत जो तहसील आती है उसकी जो मंडली है वो मंडली वहां ही बेच सकती है। किसी और एपीएमसी में 1110 से ज्यादा अगर मिलता है तो नहीं बेच सकती। ये हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने बोला कि किसान वहां ही क्यों बेचे,
क्योंकि वहां जो व्यापारी हैं वो एपीएमसी से जुड़े हैं, वो एपीएमसी को हाईजेक करते हैं और व्यापारी डिसाइड करते हैं कि इतना ही दाम देना है मूंगफली का, इतना ही दाम देना है। तो इसीलिए तो किसान को किसी और एपीएमसी में, स्टेट की या देश की किसी और एपीएमसी में, यानी कि ऊंजा की एपीएमसी में, साणंद की एपीएमसी में 1110 रुपया है और ऊंजा की एपीएमसी में 1250 रुपया है। तो साणंद का किसान ऊंजा में बेच सकता है, ये कानून लाया है इसमें। तो इसमें क्या गलत है? तीसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग परमानेंट नहीं है और फर्जियात नहीं है। किसानों को, जिस किसान को अच्छा लगे वही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे। हमारे गुजरात के महुआ जो तहसील है, जो सागर तट के ऊपर है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ जो कारखाने हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, वो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है और किसान जो है उसका जो बेचता है कंपनी को, और कंपनी, मानो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है कि कंपनी अगर 1150 में उसकी मूंगफली ले ली उसने, तो बाद में अभी साइन कर दिया कि 3 वर्ष के लिए 1150 में हम साइन करते हैं या 1 वर्ष के लिए साइन करते हैं, तो अगले 2022 में यदि मूंगफली का दाम कम हो गया, यानी कि 1000 रुपया हो गया, 1000 हो गया, तो किसान को, तो कंपनी को 1150 ही देना पड़ेगा, क्योंकि किसान ने तय किया है, किसान ने साइन किया है। और किसान की जो 1150 नहीं देंगे तो किसान कोर्ट में भी जा सकता है और डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास भी जा सकता है, ये भी जोगवाई है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फर्जियात नहीं है। मगर ये क्या बोल रहे हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एमएसपी खत्म हो जाएगी, किसान की जो खेत है वो कंपनियां ले जाएगी। कंपनी में 7, 12 और 8 देना ही नहीं है, 8A और 7, 12 देना ही नहीं है। वो जो खेत का कागज है वो देना ही नहीं है। जो कागज देना ही नहीं है, दस्तावेज देना ही नहीं है, तो कैसे चली जाएगी? अगर जलपा जी हमारा मकान है, हमारा बंगला है, किसी को रेंट पे देते हैं 11 महीने के रेंट पे, तो रेंट पूरा हो जाता है तो वापस हमें हमारा मकान मिल जाता है ना, वैसे ही ये वापस मिल जाता है। मगर जिसको अपनी दुकान चलानी है और दिल्ली जैसे अच्छे राज्य को, और जहां पूरे देश का संचालन हो रहा है, जहां सचिवालय है, जहां हमारे देश की संसद है, वहां का एटमॉस्फेयर कैसे बिगड़े, वहां का वातावरण कैसे डैमेज हो, ये दिशा में चलने वाले ये लोग हैं। आंदोलन तो एक तरीके से होता है और बैठक के बाद 1 बैठक, 2 बैठक, 3 बैठक, 12 बैठक तक माने नहीं, और अंदर जाके सब अच्छी बात करके, सब अच्छी तरह हाथ मिला के चलते हैं और बाहर आके दूसरी बात बोलते हैं। और ये राकेश टिकैत जी भी, उसके पापा भी कांग्रेस के साथ जुड़े थे। कांग्रेस की दुकान और राकेश टिकैत की दुकान दोनों बाजू में है, इसीलिए ये आंदोलन भी पिछले पर्दे के पीछे कांग्रेस ही चला रहा है। और उसका फंडिंग कहाँ से आता है, देश के बाहर के तत्व फंडिंग करते हैं, वो भी सब जानते हैं। किसने लाल किले पर हमला किया था आंदोलन के नाम पर, वो भी जानते हैं। और किसानों को 18% उसके जो लेते थे किराया, उसमें उसको ब्याज देना पड़ता था, वो 0% ब्याज देने का भी काम किया है नरेंद्र भाई मोदी ने। किसानों की आय दुगनी कैसे हो, उस दिशा में काम करते हैं। और ऑनलाइन पेमेंट सीधा पीएम, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन पेमेंट डाले और गांव के किसान के अकाउंट में सीधा 2000 रुपया चला जाए, सीधी सहाय चली जाए। कोई भी, अभी ताऊते साइक्लोन आया था हमारे गुजरात में, उसमें भी 500 करोड़ की सहाय, और सागर किनारे वाले जो मत्स्य उद्योग वाले हैं उसको 105 करोड़ की
सहाय देने वाले भी हमारी गुजरात की सरकार थी और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी थे। मगर मैं ये भी मानता हूँ जलपा जी, सरकार की कहीं गलती भी होती है, जो काम करे उससे गलती भी होती है, तो गलती हम स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। मगर जो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, सुबह उठ के आंदोलन की ढूंढा करते हैं, उसके लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि ये लोग तो कहीं ना कहीं से नेगेटिविटी उसके पूरे शरीर में आ गई है, इसीलिए सुबह उठ के आंदोलन ही ढूंढते रहेंगे। मगर सरकार का काम करेगी। सरकार को जो मतदाताओं ने जवाबदारी दी है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने गुजरात और पूरे देश को वैश्विक फलक पर ले जाने के लिए बहुत मेहनत की है। अमेरिका हो, ब्राजील हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो या कोई भी देश हो, अभी भारत की तरफ देख रहा है और भारत की तरफ निगाहें रख रहा है। भारत आत्मनिर्भर होने जा रहा है और ये कृषि से ही भारत आत्मनिर्भर का पहला कदम बढ़ाएगा। कृषि और सहकारिता ये आत्मनिर्भर का हृदय है, वो आत्मनिर्भर का दिल है। यहाँ ही कृषि उत्पादन होता है और बाहर के देश में ये उत्पादन हम बेचेंगे। आत्मनिर्भर जलपा जी तभी बन पाएंगे हम जब एक्सपोर्ट बंद करेंगे और एक्सपोर्ट चालू करेंगे, और इंपोर्ट जितना भी कम हो, जितना इंपोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट ज्यादा हो, ऐसे ही आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है अपने देश को। और इस दिशा में ही हमारे नरेंद्र भाई मोदी चल रहे हैं और मुझे मालूम है अगले दिनों में भारत आत्मनिर्भरता की तरफ एक से एक कदम और बढ़ाएगा और कृषि क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाएगा। जी बिल्कुल। ज्योति जी आपकी ओर आना चाहूंगी। मुद्दा यहाँ पर ये भी है, शैलेश भाई के मुद्दे कृषि क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं दूसरे देशों से कंपैरिजन करें तो भले ही हमारा देश कृषि प्रधान कहलाता है, लेकिन फिर भी 50 साल हम टेक्नोलॉजी में पीछे, और कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता तो थी। और गिर जाएगी ये डर से ऐसा नहीं है कि छती ना बांधी जाए। कुछ मुद्दे हैं जहां पर ये लोग, जैसे कि इन्हें कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर बार बार बोला जाता है कि आप क्लोज वाइज चर्चा कीजिए, हम तैयार हैं, आप बताइए कहाँ तकलीफ है, जरूरत लगी तो हम सुधार भी लाएंगे। लेकिन ये कहा जाए गुटशाही में कि नहीं हम नहीं हटेंगे, आप तीनों ही कानून वापिस ले ले, तो ये तो लोकतंत्र का तरीका नहीं है। बिल्कुल। मैं यहाँ पर हेलो जी ज्योति जी आपकी आवाज सुनाई दे रही है मुझे। जी हाँ, ओके। मैं एक्चुअली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस है या नहीं है या कौन सी सरकार है, क्योंकि देखिए वो 3 राज्यों में इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ खेती मुख्य इनकम का साधन है। और दूसरी बात, अगर अब जैसे मैं शैलेश भाई के बातों का जवाब देना चाहूंगी, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसान की समस्या की बात करना चाहती हूँ। 70 सालों से कांग्रेस थी, अभी पिछले 7 सालों से भाजपा है, लेकिन अभी तक किसान वहीं का वहीं है। उस पे हर साल इतना कर्जा क्यों हो जाता है कि उसे फिर आत्महत्या करनी पड़ती है या फिर सरकार को माफ करना पड़ता है? वो क्यों उसको प्रॉफिटेबल नहीं बना पाता है? क्या इस बात पे कभी गौर हुआ है? और जैसे शैलेश भाई ने कहा कि एपीएमसी बन रही है नई और वो कहीं नहीं जाने वाली, तो सिर्फ बिल्डिंग या बनने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अभी एपीएमसी का कार्य क्षेत्र कम कर दिया गया है। उसका जो एरिया आता है, अच्छा पहले भी एपीएमसी थी, लेकिन किसी एपीएमसी की इतनी ताकत नहीं होती कि वो सारे किसानों का सारा माल खरीद ले, क्योंकि अपने पास गोडाउन ही नहीं है। जो एक बेसिक नेसेसिटी है जो खरीदा जाता है वो भी खुले में पड़ा रहता है कि जो बारिश में खराब हो जाता है। फिर वो भी अब गोडाउन बनाना जिसमें कोई सुविधा की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 दीवारें और छत खड़ी करनी है, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन फिर भी सालों से किसी गोडाउन का नवीनीकरण नहीं हुआ है और इस पर किसी भी सरकार ने गौर नहीं किया है। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साल पहले टिप्पणी की थी कि इतना अनाज सड़ता है, उससे अच्छा है आप गरीबों को मुफ्त क्यों नहीं बांटते। एक बात वही है कि एपीएमसी में जितना खरीदते हैं वो भी अपन जानते हैं कि मिली भगत वाले लोग खराब माल अपना सरकारी दाम पे बेच देते हैं। बात है हर किसान की, तो जो है वो बाहर वाले खरीदते हैं और आज तक रिकॉर्ड रहा है कि किसी सरकारी जो नियम से जो लागू किया गया ना, वो रेट किसी किसान को नहीं दिया गया।
और यही वजह है कि वो मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हर उनके पास गोडाउन नहीं है और ये खेती बाड़ी की चीज है, वो पेरिशेबल होती है, ठीक है। तो अब वो कहाँ संभालेंगे अपना, उसका घर इतना बड़ा नहीं होता है कि वो खुद अपने घर में रखे, क्योंकि उसको दूसरी फसल की तैयारी करनी होती का है। फायदा लोग तो उठा भी वो जाते गोडाउन, हैं। जी हाँ, जी बिल्कुल, और जी ये बिल्कुल। अभी भी रहेगा। आप कोई भी कानून लाओ, अभी भी बिचौलिए तो रहेंगे, क्योंकि गोडाउन ही नहीं है। और जो काम अभी बिचौलिए कर रहे हैं एपीएमसी के, वो काम बाद में कॉर्पोरेट कंपनियां करेगी, क्योंकि कॉर्पोरेट कंपनियां प्रॉफिट मेकिंग के लिए है। वो कोई दान धर्मादा करने के लिए नहीं खुली है कि भाई किसान को बहुत हाई रेट दिया जाएगा। हाँ, रही बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, तो उसमें जरूर फायदा है, लेकिन वो फ्यू प्रोडक्ट्स के लिए हैं, सिर्फ आलू या पीनट्स ऐसी कुछ 2-4 चीजें, और वहां पे वो सालों से हो रही है। और वो जमीन देखते हैं, क्योंकि उनको जो क्वालिटी चाहिए कंपनी को, वो किसी खास जमीन में होती है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, क्योंकि उसमें पहले से लिखा हुआ है। कोई किसान ये नहीं कह रहा है कि मेरी जमीन चली जाएगी, ये किसी ने भी दावा नहीं किया। इसलिए ये जो प्रचार किया जा रहा है वो गलत है। वो एक्चुअली सेव अपना बचाव करने का पक्ष है। सबको मालूम है उनकी जमीन नहीं जाने वाली है, बिना बेचे और बिना दस्तावेज की ऐसे थोड़ी जमीन चली जाएगी। लेकिन बात वही है कि उनको अपनी फसल का रेट नहीं मिल रहा, तो इस दिशा में कदम उठाना है। तो उनको आप फ्री करो, लेकिन कोई उसके पास से जब अच्छी कीमत में कुछ लेगा ही नहीं, तो उनको कहाँ फायदा होना है। तो मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा जरूरत है, तो वो पूरा एक तरह से किसानों की जो पॉलिसी है, अब जैसे शैलेश भाई ने कहा कि आत्मनिर्भर होने के लिए हमें अपना अन्न बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम काफी कुछ एक्सपोर्ट पे डिपेंड करते हैं। और यही बात है कि महंगाई बढ़ने की एक वजह ये भी होती है, क्योंकि तेल पे एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लग गई है, उसकी वजह से तेल महंगा हो गया है। लेकिन अगर एक्सपोर्ट करना है और इंपोर्ट नहीं करना है, तो उसके लिए खेती का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। और वो जो जाया चली जाती है, वेस्ट हो जाता है अनाज ना, उसको बचाना पड़ेगा। क्योंकि अपन काफी कुछ तो इंपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन अपना खुद का काफी कुछ सड़ जाता है। और एक्चुअली बिल्कुल जड़ से जरूरत है ये सिस्टम पूरा बदलने की। अभी भी जो ये कानून बने हैं, वो उनको कोई फुल प्रूफ गारंटी नहीं दे रहे हैं कि उनकी हालत सुधरने वाली है। एक्चुअली क्या है कि गोडाउन्स बनाने पड़ेंगे, पूरी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। और वो गोडाउन्स की इस तरह क्या होना चाहिए कि कोई भी किसान उसको किराए पे ले सके, ताकि जब अच्छे दाम मिले, ताकि उसका खराब ना हो फसल, और खराब ना हो इसलिए वो फिर उसका संग्रह भी कर सकता है, और अच्छे दाम मिलने तक उसको मतलब वो नेगोशिएट भी कर सकता है। तो ये जरूरत है किसानों को। एक्चुअली जैसे कापड़िया साहब ने कहा कि अभी उनके पास कोई अच्छा नेता नहीं है कि जो प्रश्न मतलब उनके बेसिक प्रश्नों का सॉल्यूशन निकाल सके और उस मामले में सरकार से बात कर सके। जल्पा जी बिल्कुल, प्रकाश जी आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर यह है कि हम सभी जो चर्चा कर रहे हैं, एक मुद्दा बड़ा महत्व का ये भी निकलता है कि चलो मान लेते हैं कि सरकार एमएसपी पर कहीं पर दे रही है, या फिर सरकार ने जो प्राइस रखा है। अब जैसे कि ज्योति जी भी बता रही थी और हमें भी पता है कि बिचौलिए जो होते हैं ये करते ये है कि किसानों को कैसे भी गुमराह कर देते हैं कि अगर आपने यहाँ नहीं बेचा तो आपकी जो प्रोडक्ट है, फसल है, वो खराब हो जाएगी, या फिर आप और कहीं पे जाओगे तो आपको यहाँ मैं जितना दे रहा हूँ उससे भी कम प्राइस मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं ये भी है कि ये लोग जो है वो किसानों का जो माइंड वॉश है वो पूरी तरह से कर देते हैं, और कहीं ना कहीं वो मजबूर भी हो जाते हैं। और फिर प्रश्न ये भी उठता है कि अगर किसानों को उनकी जो फसल है उनका दाम नहीं मिलता, और जब एंड यूजर्स तक की बात करें तो इतने पैसे हम जानते हैं कि क्या सब्जी हमें किस दाम में मिलती है, या दूसरे प्रोडक्ट की बात करें एंड यूजर्स की तो कितने दाम में मिलते हैं। यानी ये बीच में इतना तो कितना खाते हैं। ये जो आपने बात कही जलपा जी, बिल्कुल सही है कि एपीएमसी में या और मार्केट में किसानों का आर्थिक शोषण होता रहा है और एमएसपी उनको दिया नहीं जा रहा है, ये भी बात है। लेकिन जो हमारे देश में जो कमीशन एजेंट हैं वो लोग इनका आर्थिक शोषण भी कर रहे हैं। तो कमीशन एजेंट जहाँ पर भी है, बिचौलिए हैं, उनको नाबूद करने के लिए अपने देश में दो प्रणालिका है। एक किया है कि कोऑपरेटिव सेक्टर है, वो एक सिक्के और एक कृषि, दूसरा से एक सिक्के के दो पहलू है।
एक सहकार क्षेत्र जो किसानों का रक्षण करता है। अभी कितने सालों से देखा गया है कि जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वो किसानों के रक्षण से निष्क्रिय हो गया है। तो किसानों का संभाल करने वाला कोई आदमी नहीं है। गुजरात में जो कोऑपरेटिव सेक्टर को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्राधान्य दिया था, खाद्य सहकारी क्षेत्र खोले, बैंक के कोऑपरेटिव खोली, तो किसानों से वो बैंकों से लोन मिलता था, वो अभी लोन मिलने में बहुत कमी आ गई है और खेडूत लाचार हो गया है, ये बात भी निश्चित है। दूसरी चीज़, जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश में कोई कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर को उत्साह नहीं दिया, लेकिन खाद्य पदार्थ को दिया था। तो वो जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वो एक बैकबोन है किसानों का, और कोऑपरेटिव सेक्टर अभी भारत देश में से निष्फल हो चुका है, जिसकी जड़ सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने भारत में उनको फाउंडर थे वो उसके कोऑपरेटिव सेक्टर के। अब कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वो बिल्कुल निष्क्रिय होने से कारण किसानों का शोषण हो रहा है, आर्थिक शोषण हो रहा है, दूसरा भी शोषण हो रहा है, कितनी जगह पर आत्महत्या करनी पड़ती है, ये भी बात ज्योति जी की सही है। और उसके लिए सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। ये कोऑपरेटिव सेक्टर आगे आएगा, जैसे एफसीआई है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, गोडाउन में माल सड़ जाता है, मिल नहीं पाता है, और करप्शन के अंदर उनको करप्शन के नीचे वो माल को क्या करते हैं वो जाने लगे। करप्शन बहुत एफसीआई में पोस्टिंग के लिए प्रीमियम चलता है। तो ये बात फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सभी अधिकारियों को सालों से मालूम है। कांग्रेस के शासन में भी चलता था, अभी के शासन में भी चलता है। तो उसको कहीं ना कहीं जो खेती हमारा धरती पुत्र है उसको रक्षा करने के लिए सरकार को कोऑपरेटिव सेक्टर जो अभी मृतप्राय अवस्था में है उसको जीवंत करना चाहिए, जिससे जी उनका अलग अलग नेता की कोई जरूरत ही नहीं पड़े। जो सहकारी मंडलियां हैं, खेडूत सहकारी मंडलियां है, बैंकिंग सेक्टर है, उनको पैसा देवे। अभी कोऑपरेटिव सेक्टर है, खुद इधर इतनी बैंकें बंद हो गई, 2001 2002 में, 2004 में 80 बैंकें बंद हो गई, तो उनके पास किसानों को देने के लिए पैसा ही नहीं है अभी। तो ऐसी परिस्थिति का निर्माण में जो बैंकिंग सेक्टर है जो किसानों की बैकबोन है, सहकारी क्षेत्र किसानों की बैकबोन है, उसको मैं समझता हूँ मोदी जी अच्छे अपने को प्रधानमंत्री मिले हैं, ये बात निश्चित है। और वो ये दो क्षेत्र की तरफ ध्यान देंगे, ऐसा मैं शैलेश जी को आज कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रधानमंत्री तक ये बात पहुँचावे कि दो सेक्टर को जिए, जिससे किसान का विकास हो सके, उसकी वृद्धि हो सके, उसकी उन्नति हो सके, उत्पादन बढ़ सके और उसको सही मूल्य मिल सके। ऐसा मेरा अभिप्राय है जलपा जी। जी बिल्कुल। शैलेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर मुद्दा जो हमारा था, आज के सुप्रीम कोर्ट ने कई सख्त टिप्पणी की है। एक ये भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि एक तरफ सुरक्षा कर्मियों को परेशान किया जा रहा है और दूसरी ओर आप दोबारा प्रदर्शन करने के लिए मांग कर रहे हो, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि जब भी पुलिस प्रशासन अपना काम करता है, कहीं ना कहीं आंदोलनकारियों द्वारा उन पर भी प्रहार किया जाता है, जो सरासर गलत है। जलपा जी, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हमने लाल किले पर भी देखा सुरक्षा कर्मियों के साथ कैसा बर्ताव हुआ था, और जो पब्लिक वहाँ से गुजरती है, वहाँ से निकलती है, उसके साथ भी कैसा बर्ताव ये लोग करते थे। क्योंकि किसान ऐसा नहीं कर सकता, ये किसान लोग नहीं थे, किसान के रूप में बिचौलिए थे। ये बिचौलिए जो लोग हैं वो कई राज्यों में, कई स्टेट में, पंजाब में भी गए थे, गुजरात में भी आए थे, मगर गुजरात में ये बिचौलिए की दुकान जो थी वो शॉप चली नहीं, इसलिए वापस चले गए। उसको पता चला कि मीडिया का हाई कवरेज चाहिए, ये आंदोलन तो गलत है मगर मीडिया का हाई कवरेज चाहिए, तो दिल्ली में जाना पड़ेगा। और ये 12 बार बैठे, और मैं, मेरी बहन जी ज्योति जी है, उसको भी बोल दूं कि बैठने के बाद हमने बोला था कि ये जो कानून है, 3 कानून, उसके ऊपर कुछ चर्चा हो और उसमें कुछ गलत हो तो हम निकाल देते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम की वजह बताइए। मगर अंदर जब मीटिंग हुई तो प्रॉब्लम की कुछ वजह बताई तो वो निकाल दिया हमने। ये प्रॉब्लम है तो ये निकाल दो, एपीएमसी वाला प्रॉब्लम है तो उसमें कुछ सुधार किया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये कलेक्टर के पास जाने की बजाय कोर्ट में जा सकते हैं किसान, ऐसा कर दो तो ऐसा कर दिया। एमएसपी खत्म हो जाएगी, एमएसपी का हमें
100% प्रॉमिस चाहिए कि हर साल एमएसपी रिवाइज होगी, तो हर साल क्या 6 महीने में एमएसपी रिवाइज होती है, हर 6 महीने जब जरूरत होती है तब मिनिमम सपोर्ट की प्राइस आती रहती है, तो ये भी तो चलता है। मगर मैं मेरे भाई प्रकाश भाई का भी जवाब देना चाहूँगा कि आत्मनिर्भर किसान कैसे होता है। तो किसान आत्मनिर्भर बने इसलिए हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने इजराइल के जो इजराइल की जो एग्रीकल्चर की पद्धति है वो भी भारत में लाने की और टपक सिंचाई पद्धति से ले गए सभी पद्धतियों को यहाँ लाते हैं। यूरिया जो है वो बड़ी मात्रा में ले जाता था पहले, और बाद में नैनो यूरिया भी बना दिया है, लिक्विड फॉर्म में बना दिया है, छोटा बना दिया है। इससे ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा बचेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को अभिनंदन देना चाहता हूँ कि पहले ये जो सहकारिता विभाग था, से पहले जो ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट था केंद्र सरकार में, कृषि के साथ था, कल्चर के साथ था, इसीलिए जो पूरा ध्यान देना चाहिए मिनिस्टर को या ऑफिसर्स को वो कोऑपरेटिव क्षेत्र में नहीं दे सकते थे। मगर हमारे देश के पहले सहकारिता प्रधान के रूप में, सहकारिता मंत्री के रूप में आदरणीय जो गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, अमित भाई शाह को नियुक्त किया। और अमित भाई शाह ने आते ही जो सहकारिता विभाग है, पूरे देश के सहकारिता डिस्ट्रिक्ट लेवल के और तहसील लेवल के जो लोग थे उसकी एक सम्मेलन बुलाया था, और सम्मेलन में हम भी गए थे। वो जो उसमें ये भी बात हुई है कि कैसे भारत आत्मनिर्भर होगा, कैसे इंडिया आत्मनिर्भर होगा। आपने बोला एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके माध्यम से भी किसान आत्मनिर्भर होगा। किसान आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। तो मैं नाप्सकोप, उसके माध्यम से भी आत्मनिर्भर होगा। एनसीयूआई जो हमारे नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया है, उसके माध्यम से इफको, क्रिप्को, जो नेप्सकोप है, उस सभी जो सहकारिता है, वो सहकारिता जो जैसे जीएससी बैंक इधर है, हमारी डिस्ट्रिक्ट बैंक है, वैसे नाप्सकोप है और बुचको मासोल है। सभी मैं सभी की बात करूं तो बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट सहकारिता विभाग से है। क्रेडिट सोसाइटी ले तो छोटी छोटी क्रेडिट सोसाइटी भी अच्छा काम करती है। और हमारे एनसीयूआई के चेयरमैन दिलीप भाई संघानी के मार्गदर्शन से अभी जो गांव में जो सब क्रेडिट सोसाइटी और गांव में जब सब खादी के सब सामान बनता है, उसको भी सहकारिता डिपार्टमेंट पे लाके उसको बेचने के लिए उसको सौंप दी जाएगी, उसको मोल दिया जाएगा और एक मेला लगेगा और वहां सब लोग खरीदने के लिए आएंगे। तो वैसे ही उसको जो दाम मिलना चाहिए वो अच्छा दाम मिलेगा। अभी दिल्ली से ये शुरू किया है मेला लगाना, बाद में सभी डिस्ट्रिक्ट में, सभी स्टेट में भी जाएंगे और वैसे आत्मनिर्भर होगा। मेरी बहन जी बता रही थी कि आत्महत्या करते हैं किसान। मैं मानता हूं किसान की आत्महत्या, जो एक किसान आत्महत्या करता है तो कई लोगों का खाना बंद हो जाता है, क्योंकि जो खेत में पकता है वो पकना बंद हो जाता है या तो कुछ कम हो जाता है। किसान की आत्महत्या रोकने के लिए पिछली सरकारों ने भी बहुत काम किया है, कांग्रेस की सरकार हो या बिन कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या यूपीए की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, मगर उन्होंने कोशिश की है। मगर किसान आत्महत्या कैसे कम करे, उसके ऊपर कैसे जो उसके ब्याज के चुंगल में फंस जाता है वे कैसे न फंसे, किसान के ऊपर कैसे देवादार न बने, ऐसा प्रयत्न को सरकार करती ही है और करती ही रहेगी। और हमारे जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हैं, उन्होंने तो आते ही 17 दिनों के अंदर सरदार सरोवर डैम जो है वो डैम के जो दरवाजे बंद करवाए थे और उसके माध्यम से सभी जो डैम है सौराष्ट्र के और गुजरात के और सुजलाम सुफलाम योजना से उत्तर गुजरात के सभी डैम को भरा है। और डैम और सभी सौनी योजना जो है उसके माध्यम से पाइपलाइन से भी सिंचाई का पानी सबको दिया है। ये भी यही बताते हैं कि वो जो पानी अंदर तक पहुंचता है जमीन के अंदर, इसीलिए कुएं में पानी हो, दार में पानी हो, वो जल्दी से आ जाता है। और किसान रवि पाक और सभी
तीनों मौसम के पाक भी ले सकता है। और आज किसान की जो आय है वो दुगुनी करने के लिए जितनी भी कोशिश की जाए, हमारी सरकारें, दोनों सरकारें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मेहनत करती है। और मुझे पूरा भरोसा है कि किसान से चलने वाली, किसान के द्वारा, किसान के लिए और किसान के साथ चलने वाली ये सरकारें हैं। हमारे भूपेंद्र भाई पटेल और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में दोनों सरकार अच्छी चल रही है। इसीलिए हमें लोगों ने जवाबदारी दी है, हमें किसानों ने जवाबदारी दी है, तो हम काम ही करेंगे। मगर आंदोलन करना हो तो अच्छी तरह से आंदोलन जो हिंसक न बने और किसी और को तकलीफ न हो, ऐसा आंदोलन हो तो हम उस आंदोलन को स्वीकार करते हैं। मगर किसी और को प्रॉब्लम होता है और आंदोलन के पीछे, आंदोलन के पर्दे के पीछे कुछ और काम करो और ट्रैफिक जाम करो और किसी आते जाते लोगों को प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। और दिल्ली के लोगों को चैन से सोने दो और चैन से रहने दो। दिल्ली के लोगों को अब परेशान मत करो। और जो आंदोलन के स्वरूप में बिचौलिए सब आ गए हैं, अब रॉकेट टिकट का नाम लेते हुए भी मुझे शर्म आती है। ऐसे लोग जो बिचौलिए हैं उसकी दुकान बंद कर दो। और किसान जो है वो खेत में है। किसान को मैं तो ये भी जलपा जी कहना चाहता हूँ लास्ट में कि जो ये 3 कानून है उसका जो विरोध करता है ना, वो किसान का विरोधी है। कि तीन कानून का विरोध यानी कि किसान का विरोध, किसान के भले के लिए, किसान के अच्छे के लिए ये 3 कानून लाए हैं। और किसान के अच्छे के लिए जो लाए हैं उनमें विरोध करना यानी कि किसान का विरोध है। अब ये बंद होना चाहिए। मगर आंदोलन करना चाहिए, अच्छी बात हो तो सरकार के साथ बैठ के चर्चा भी करनी चाहिए, टेबल पे बैठ के चर्चा भी हो सकती है। मगर आंदोलन के रूप में हिंसात्मक स्वरूप लाना ये अच्छी बात नहीं है। जलपा जी बिल्कुल आपकी ओर आना चाहूंगी ज्योति जी। प्रश्न ये भी है हमारा जो आज का मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई सख्त टिप्पणी उन्हें करनी पड़ी, ये आवश्यक भी था। क्योंकि अगर हम बात करें, उन्होंने ये भी कहा था, जो किसान संगठन वहां पहुंचा था उनसे ये भी पूछा गया कि आप क्या चाहते हो कि नाकेबंदी की वजह से लोग बिजनेस छोड़ दें, यानी व्यवसाय जो अपना है वो बंद कर दें, या फिर कुछ तो बंद हो ही चुका है। उन्होंने ये भी पूछा कि कभी आपने प्रयास किया है, आपने आसपास के निवासियों से पूछा है कि विरोध प्रदर्शन से वे खुश है या नहीं। सही बात है जलपा, मैं सहमत हूँ पूरी तरह से। क्योंकि अभी जो पिछले 10 महीने से ये चल रहा है उसमें सरकार में बैठे लोग नहीं लेकिन आम जनता परेशान हो रही है। क्योंकि देखिए, सरकार तो वीआईपी है, वो उनके एरियाज भी वीआईपी रहते हैं और उनके लिए तो सड़कें भी खाली हो जाती है। डेली आने जाने वाले लोगों को दिक्कत होती है। और मैंने ये एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी कि जिसमें ये गाजियाबाद के आसपास की कई फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, क्योंकि ट्रक आते जाते नहीं तो रॉ मटेरियल आता नहीं और तैयार माल बाहर जाता नहीं। ऐसे वर्कर्स को भी आने जाने की दिक्कत आती है, तो बिल्कुल ठप पड़ चुका है। खासकर मैंने जो पढ़ी थी वो जूतों की फैक्ट्री के बारे में पढ़ा था। तो जो अपना एक्चुअली जो दूसरी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो अपने यहाँ जॉब वर्क करवाती हैं, तो ऐसी कंपनियां वहाँ गाजियाबाद और नोएडा के आसपास बहुत सारी हैं। तो उन सबको तो वो कहीं ना कहीं अपनी जो ये एक्सपोर्ट की छवि होती है ना, वो भी खराब करती है। तो ये इस तरह से बिल्कुल वाजिब तो नहीं था। लेकिन बस यही है कि दोनों पक्षों की तनातनी, सरकार कहो और इधर किसान नेता कहो, क्योंकि किसान नेताओं को ये लगता है कि जब तक नाक नहीं दबाएंगे ये सरकार सुनने वाली नहीं है। और सरकार को है कि भाई वो लोग कर रहे हैं, हमें क्या, जनता हो रही है परेशान तो हो रही है। मुझे खुशी है कि इस बात की इनिशिएटिव लेडी ने किया है, कॉमन मतलब आम जनता से लेडी ने याचिका दायर की और तब सुप्रीम कोर्ट की ये सारी टिप्पणियां आई है। क्यों सरकार ने नहीं किया ये सब मिटाने के लिए? और वही बात है कि मैं अपना प्रश्न अभी भी वही कर रही हूँ कि अगर सब कुछ सही था तो फिर अब तक किसान उबर क्यों नहीं पाए हैं? क्यों उनका धंधा प्रॉफिटेबल नहीं है? मतलब कहीं ना कहीं अब तक की जो सरकारी नीतियां थी वो कहीं ना कहीं मतलब गलत थी। तो फिर
वो बदलने की जरूरत है, वो पूरा जड़ से ढांचा बदलने की जरूरत है। जो चीज, अगर कोई चीज सालों तक रिजल्ट ना दे तो हमें फिर से सोचने पर विचार करना पर चाहिए। ज्योति जी, उसमें ऐसा है कि जब कृषि में सुधार लाया जाता है तो फिर इस तरीके से कुछ नेताओं को लगता है कि हम बड़े हैं, हमसे नहीं पूछा। यानी सरकार अगर कृषि निशान से भी पूछती है, विशेषज्ञ से, तो वहां कहीं ना कहीं जो ईगो होता है वो हट हो जाता है। जैसे कि टिकैत जी की अगर बात करें, गन्ना कांड जो है वो उनके इलाके में बड़ा फेमस है, पूरा जो उनका गन्ना कांड है। यानी कहीं ना कहीं वो ईगो पे आ गई है, उन्हें लगता है कि वो इस तरीके से आंदोलन करेंगे और वो जो पिछली 2 बार टिकट लेके हारे हैं, अब अगर कहीं से मिल गई तो हम जीत जाएंगे, उन्हें ऐसा लगता है। और इसकी वजह से परेशान हो रही है जनता, जिनको आना पड़ता है बीच में। कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हम बातचीत करें, हम ये करें, लेकिन कहीं ना कहीं ये नेता जो है वो कहीं ना कहीं इसे अपनी मुट्ठी में करके रखे हैं कि नहीं, बात तो हम ही करेंगे, जाएंगे वही हम, बात। और जाके फिर करना क्या है, बस कुर्सी ऐसे घुमा के बैठ जाओ और कृषि मंत्री को जो है कई बार अनाप शनाप भी बोल दो। और अगर बाहर विरोध कर रहे हो, और यहाँ पर भी हद तो यहाँ तक हो गई कि दिल्ली में शुरू में तो वहाँ के जो आसपास के निवासी है, उनके यहाँ पर जो लोकल दुकान है वहां पर जाके बंद करवा दो कि नहीं, हमारा आंदोलन चल रहा है, अगर आप ऐसे खुला रखोगे तो सर इफेक्ट नहीं हो दिखेगा। यहाँ तक भी दृश्य सामने आए थे मीडिया में। यानी परेशान जनता हो रही है। और अगर ये टिकट जैसे नेता रहे तब तक तो लगता नहीं है कोई निकाला हो जाएगा। यहाँ तक कि न्यायालय ने आज ये भी बोला कि आप न्यायालय में आए हो तो भरोसा रखिए, फिर आप आंदोलन क्यों कर रहे हो। जब एक कमेटी भी बनाई गई है, जब कमेटी से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि नहीं, किसान आंदोलन में जो जुड़े लोग हैं, हमने कई बार उनसे प्रयास भी किया बात करने का या सुलझाने का, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं है। यानी इन्हें लगता है कि सही है, उन्हें बात करनी नहीं है। उन्हें ऐसा है कि नहीं, हम जो चाहेंगे आप तीन ही कृषि कानून आप रद्द कर दो। ऐसा थोड़ी ना होता है, गुड्स थोड़ी ना है। आप बता सकते हो क्लोज वाई कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, इसमें आप सुधार कीजिए, या फिर ये चीज है इसमें दिक्कत है, आप इसके बदले ये करके दीजिए। लेकिन गुट शाही में ये तो नहीं चलता कि कुछ जो गुट है वो इकट्ठा हो जाएगा और बोलेगा। अगर ऐसा होने लगा तो एक एक करके शायद सारे ही कानून रद्द करने पड़े सरकार को, अगर गुट इकट्ठा हो गया तो। ठीक है, आगे देखते हैं, क्योंकि न्यायालय पर हमको भरोसा है। न्यायालय की जो कमेटी है वो सही डिसीजन लेगी, उन पर हमें भरोसा है। आप, समय का थोड़ा अभाव है, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा ये था कि किसान महापंचायत को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। आपको बता दें ये फटकार क्यों लगानी पड़ी, क्योंकि अगर आपको बात करें दिल्ली की, या फिर वहां पर जहां पर ये लोग चक्का जाम करके बैठे हैं, वहां पर आसपास में रहने वाले लोग काफी परेशान इसीलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से याचिका करता है मोनिका जी, जिन्होंने याचिका दायर की थी, ये याचिका इसीलिए उन्होंने दायर की क्योंकि पहले उन्हें नोएडा से दिल्ली जाने में जो 20 मिनट का समय लगता था वो हो गया 2 घंटे का। क्यों? क्योंकि जो ओवरब्रिज जोड़ा गया है, जो वर्षों से एक सपना लगता था, लेकिन कुछ साल से ही हमने देखा था कैसे उसका उद्घाटन भी आया, कैसे नोएडा से दिल्ली जो है वो कनेक्ट हो गया, लोगों को काफी सहूलियत भी हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं इसी को निशाना बना दिया ये आंदोलनकारियों ने। परेशान हो गई आम जनता, रास्ता बंद है, घूम फिर के जाना पड़ता है, वहां पर ट्रैफिक जाम है, बीच बीच में कहीं पर चक्का जाम हो जाता है। कई लोग हैं जिनको व्यवसाय बंद करना पड़ा, कई लोग ऐसे हैं जिन्हें नौकरियां खोनी पड़ी या फिर छोड़नी पड़ी। क्यों? क्योंकि सही टाइम पर तो पहुंच नहीं पाएंगे। पहले शायद 20 मिनट में हम पहुंच जाते थे, अब 2 घंटे में पहुंचते हैं, यानी कितना जाएगा पैसा आवाजाही में, वो भी लोग सोचते हैं। तभी सुप्रीम कोर्ट को आज सख्त टिप्पणी करनी पड़ी। और ये 3 कृषि कानूनी की बात यह है कि अगर किसान आके बात करे तो शायद हल भी निकले। जब तक ये बिचौलिए या ये जो नेता जो खुद के जात को कहलाते हैं उन्हें बात ही नहीं करनी तो क्या सॉल्यूशन निकलेगा। न्यायालय ने सब खुद के हाथ में लिया कि कमेटी का गठन करते हैं, ये जो है वो तहकीकात करेगी, दोनों ही पक्ष की बात सुनेगी और उसके बाद फैसला किया जाएगा और जरूरत लगने पर सुधार अवश्य होगा। सरकार ने भी कहा कि सुधार अगर आवश्यक लगा तो करेंगे। आप आइए हमारे साथ क्लोज वाइज चर्चा कीजिए, जो भी यानी मिसकम्युनिकेशन है वो शायद यहां पर दूर हो जाए, और जरूरत लगी, अगर हमें भी एहसास हुआ तो हम भी आपको सुधार करके देंगे। लेकिन
नेताओं को लगता है कि नहीं, अगर सुधार करके दे भी दिया या फिर कहीं पे दिक्कत नहीं है या हम साबित नहीं कर पाए कि इसमें कहीं नहीं लिखा है कि एपीएमसी बंद हो जाएगी, इसमें कहलाते हम जो नाम उछालते हैं अंबानी अदानी का वो नाम तक नहीं है, ये भी हम कैसे बोल दे। यानी कुछ नेता है जिन्होंने खुद ने भय का माहौल किया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर हो, अब उन्हें डर लगता है कि हम चर्चा करने कैसे जाए। फिर उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं जो मीडिया कवरेज मिल रहा है, नेम फेम मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। यानी इस डर की वजह से करना क्या है, बस कुछ नहीं, बैठक में जाना है, बाहर किसी को कुछ और बोलना है, जब पूछे तो बोलना है कि नहीं हम तो किसानों की बात करने जा रहे हैं, और अंदर जाकर पीठ घुमा के बैठ जाना है, या फिर कुछ ऐसा बोल देना है कृषि मंत्री को अनाप शनाप के वहां पर वही विवाद चलता रहे और बात साइड में रख जाए। फिर होता क्या है, महापंचायत जो हमने मुजफ्फरनगर में देखी थी, वहां पर सुनने के लिए सब बेताब थे कि चलो इतने सारे, शायद ये खुद की जात को तो किसान बता रहे हैं इकट्ठा हुए हैं, शायद अब पता चलेगा कि इनको दिक्कत किस क्लोज में है, ये जो 3 कृषि कानून है कौन सी लाइन में क्या लिखा है, क्यों ये लोग इतना आंदोलन कर रहे हैं। जनता भी जानने के लिए काफी उत्सुक। लेकिन हुआ क्या, हर हर महादेव के नारे हम सुनते हैं, अल्लाह अकबर के हम नारे सुनते हैं। वहां पर बात होती है कि भाजपा को यूपी में कैसे हराना है। वहां पर यह चर्चा नहीं होती कि 3 कृषि कानून में ये चीज लिखी है इससे हमें दिक्कत है, या भैया इससे ये फर्क पड़ जाएगा हमारी कृषि में। ऐसी कोई चर्चा नहीं होती है, चर्चा होती है पूरी की पूरी राजनीति की। यानी बेवकूफ बनाना तो सबसे पहले ये किसान वर्ड पर बंद करें। किसान जो है वो हर जनता समझती है कि अन्नदाता है, मानती भी है, लेकिन ये जो कुछ लोग हैं जो राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं वो सबसे पहले तो अपनी ये जो हरकत है वो बंद कर दे। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आम लोगों को परेशान करना बंद करे, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं अगर प्रयास करेगी पहले कि आप उठ जाइए, आप यहां पर मत कीजिए, आप यहां पर प्रदर्शन कीजिए, आम लोग परेशान हो रहे हैं, तो मानना नहीं है। फिर करना क्या है, अगर गलती से भी पुलिस वहां पर पहुंच गई तो पहले खुद लठबाजी करनी है और फिर बोलना है कि नहीं हम पर तो पुलिस बल का प्रयोग किया गया है। ये भी हमने दृश्य देखे थे कि किस तरीके से वहां पर उकसाया जाता है कि नहीं हम एक डंडा आपको मार दे, फिर आप मारोगे तो हम एफबी लाइव कर देंगे, हम बताएंगे कि देखो पुलिस कैसे प्रयोग बल कर रही है। ये सारी चीजें जो आ चुकी है सामने, और अब ये जो भी बिचौलियोगिरी है वो उनकी बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि हाँ चर्चा होगी 3 कृषि कानून पर, कहीं कम्युनिकेशन गैप है वो दूर करने का भी प्रयास होगा, बातचीत भी की जाएगी, लेकिन किसानों के साथ की जाएगी, नहीं कि कोई नेता, जो नेता को आज लगता है कि नहीं इसमें गड़बड़ है तो गड़बड़ सभी को है। अगर कल उठ के उस नेता को सपना आए या कुछ हो जाए, उन्हें लगे कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, तो क्या सभी को गड़बड़ नहीं है ऐसा सब मान लेंगे? यानी सत्य समझने की जरूरत है, और यह भी देखने की जरूरत है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कोई भी थर्ड पर्सन यानी कि तीसरी व्यक्ति परेशान नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, विरोध करने का, प्रदर्शन करने का अधिकार जो है, आंदोलन करने का, वो तो आपको दिया है बंधारण ने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को परेशान करो या लोगों को जबरदस्ती अपना व्यवसाय बंद करने पर मजबूर कर दो। यह हक किसी को नहीं दिया है। बातचीत के जरिए और कुछ समस्याएं हैं उसका सॉल्यूशन लाने की जरूरत है, नहीं कि हंगामा मचाने की जरूरत है। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।